नमस्कार साथियों, मैं गोलेंद्र पटेल आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए गुरुवर सदानंद शाही सर के संपादन में निकलने वाली पत्रिका साखी के 33वें अंक में छपी श्री स्वप्नील श्रीवास्तव की कहानी बुद्धं शरणं गच्छामि को पढ़ने जा रहा हूँ और इस कहानी को आप लोग धैर्य से सुनिए। समीर के पिता। कहानी का शीर्षक है बुद्धं शरणं गच्छामि। समीर के पिता अवध के एक सुदूर गांव से देवरिया जिले के धूल दूसरित कस्बे में रोजी रोटी कमाने आए थे। इसे वे अपने जीवन का सबसे बड़ा विस्थापन मानते थे। उनके अन्य भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें पढ़ने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उन्हें घर द्वार छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। घर छोड़ते समय वे माँ के सामने भुकार छोड़कर रोने लगे थे। माँ उन्हें अपनी गोद में छिपा लिया था और एक दुधमुहे बच्चे की तरह आश्वासन दे रही थी, बबुआ रो मत, सब ठीक हो जाएगा। परदेश इतना बुरा नहीं होता, वहाँ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ दिनों बाद तुम्हारी भटक खुल जाएगी। इस कस्बे में उनकी अवधि ट्यून बहुत दिनों बाद बदली और उन्होंने खड़ी बोली को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनके बातचीत में अवधि की गंध आ रही थी। कोई आदमी अगर उन्हें ध्यान से सुने तो लग जाएगा कि यह आदमी अवध प्रदेश का बासिंदा है। समीर के पिता कुछ महीनों बाद उस कस्बे के माहौल में रमने लगे थे। अपने महकमे का काम बाकायदा सीख लिया था। दिन तो दफ्तर के काम काज में गुजर जाता था, लेकिन रात में सोते समय अपने गिरांव की स्मृतियों को लेकर हुकड़ते रहते थे। उन्हें माँ की याद ज़्यादा आती थी। समीर गांव के स्कूल में मिडिल में पढ़ रहा था और भाई बहन छोटे क्लास में पढ़ रहे थे। एक साल के प्रवास में वे जान गए थे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर आना जरूरी है। गांव में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। मन पोड़ करके सोचा कि उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनका गांव से निकलना आवश्यक है। माँ का बच्चे के साथ अद्भुत लगाव था। दादी के लिए बच्चे सूद की तरह थे। वे मूल से ज़्यादा प्रिय थे। बहुत मुश्किल के बाद घर के लोग राजी हुए। यहाँ आने के बाद बच्चों के बहुत से खेल और शरारतें छूट गई थी। कस्बे में उनका जीवन सीमित होकर रह गया था। सुबह स्कूल जाना, फिर लौट कर पढ़ना। उन दिनों कस्बे में बिजली नहीं थी, इसलिए बच्चे लालटेन या लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। गांव में लालटेन से ही काम चलता था। जैसे शाम होती समीर लैंप के शीशे की सफाई करता। उनके अन्य भाई लालटेन में तेल डालते, उसे दीवार पर टांग देते। दरवाजे पर रोशनी फैल जाती। रात के अंधेरे में लालटेन का जलना अच्छा लगता था। वह प्रकाश का आभा मंडल तैयार हो जाता था। पिता पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत सख्त थे। उन्हें यहाँ गांव जैसी छूट नहीं थी। कस्बे में घूमने फिरने की कोई जगह नहीं थी। बस कस्बे के बाहर एक तालाब और मंदिर था, जिसे किसी मारवाड़ी सेठ ने बनवाया था। सुबह शाम मंदिर के घंटे की आवाज़ उनके घर तक पहुँचने लगती थी।
रविवार के दिन वहाँ जरूर भीड़ होती थी। वहाँ दूर देहात से औरतें पूजा अर्चना करने आती थीं। समीर को औरतों और बच्चों का हुजूम बहुत अच्छा लगता था। इस दृश्य को देखकर समीर को अपने गांव की काली माई के थान की स्मृति आ जाती थी। एक दिन समीर के पिता ने घोषणा की कि वे अगले रविवार उन्हें कुशीनगर ले जाएंगे। इस सूचना से समीर बहुत खुश हुआ। बहुत दिनों बाद वे अपने घर से बाहर जा रहे थे। गांव से वे जब आए थे तो यह कस्बा उनके लिए बड़ी जगह थी। देहात से लोग बाजार करने आते थे और रात होने के पहले लौट जाते थे। वहाँ यातायात के पर्याप्त साधन नहीं थे। लोग पैदल या साइकिल से आते थे। कस्बे में बैलगाड़ियाँ खूब आती थीं। गाड़ीवान उसे हाँकते थे। अक्सर उन्हें लोकगीत गाते हुए सुना जा सकता था। इन बैलगाड़ियों पर सुगूर मिल के लिए गन्ने लदे रहते थे। कभी कभी अनाज के बोरे दिखाई देते थे जिसे किसान मंडी में बेचने के लिए लाते थे। कुशीनगर के बारे में समीर को कोई खास जानकारी नहीं थी। समीर ने सिद्धार्थ गौतम और उसके चचेरे भाई की यह कहानी जरूर पढ़ी थी कि जिसमें देवदत्त एक पक्षी को घायल कर देता है और गौतम उसका उपचार कर उस पक्षी पर अपना हक जाहिर करता है। यह मामला जब राजा शुद्धोधन के सामने आता है तो वह यह निर्णय देते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा उस पक्षी पर बचाने वाला का अधिकार है। यह कहानी समीर के मन मस्तिष्क पर ज्यों की त्यों अंकित है। यह कहानी यह सबक देती है कि मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का है। एक राजकुमार की करुणा समीर को अच्छी लगी थी। पूरा कथाओं में राजकुमार किंचित ढीठ किस्म के होते थे। मुश्किल से उनका हृदय परिवर्तन होता था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम की कथा अलग थी। उनकी राज्य के वैभव में कोई रुचि नहीं थी। उनके भीतर समृद्धि के प्रति विराग उत्पन्न हो रहा था। समीर अपने भाइयों के साथ स्वप्न लोक में विचरण कर रहा था। कुशीनगर को लेकर उसके मन में कोई कल्पनाएं थी। नई जगह जाने का उत्साह था। गांव के आसपास समीर अपने भाइयों के साथ इसी तरह के उत्साह में होता था। कई दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। कपड़े इत्यादि साफ किए जाते थे। साथ में बिस्कुट खरीद कर रख लिए जाते थे। कुशीनगर कस्बे से केवल 40 किमी दूर था। सड़कें बहुत खराब थीं। प्राइवेट बस चलती थी। वह जगह जगह रुकती थी। स्पीड धीमी थी, इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाता था। सोने से पहले समीर के पिता ने बच्चों से कहा कि उन्हें पहली बस से जाना है। सोने के पहले समीर के पिता ने बच्चों से कहा कि उन्हें पहली बस से जाना है, इसलिए 5 बजे तैयार हो जाना है ताकि 6 बजे वाली बस पकड़ सकें। उन्हें घूमने के लिए दिन भर का समय मिल जाए। कुशीनगर कोई बड़ा कस्बा नहीं था, बस वह खंडहरों से भरी हुई जगह थी। आज की तरह वह कस्बा विकसित नहीं हुआ था। सुबह सुबह वहाँ कुछ लोग दुकानें लगा लेते थे और शाम को समेट कर चल देते थे। कस्बा खाली हो जाता था। बस इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते थे। कुशीनगर में कुछ बने और अध बने स्तूप थे। उनके सामने पट पर कुछ सूचनाएं
लिखी हुई थी। सड़कें बेहद खराब थीं। एकाध रिक्शे और तांगे खड़े हुए थे। हालांकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस कस्बे की परिधि छोटी थी, उसे पैदल घूम कर देखा जा सकता था। पैदल घूमने का अलग आनंद था। अपनी सुविधा से जहाँ चाहो जितनी देर चाहो रुको, फिर आगे बढ़ जाओ। बस हाँ, बढ़ जाओ। खिड़कियाँ बस 8 बजे पहुंच चुकी थी। खिड़कियां बस 8 बजे पहुंच चुकी थी। बस के यात्री बीच के स्टेशनों पर उतर चुके थे। कुशीनगर घूमने के लिए कुल 2-3 लोग ही थे। उनके चेहरों पर कोई चमक नहीं थी जितनी समीर के और उनके भाइयों के चेहरे पर थी। आसपास साल के वन थे। उनकी छां इतनी घनी थी। युवा पेड़ों के बीच पुराने पेड़ थे। उनके तने मोटे थे। समीर को लगता था कि यहाँ कभी घना जंगल रहा होगा। यहाँ देखो, वहाँ खंडहर ही खंडहर है, खंडहर ही खंडहर। समीर सोचता, हजारों साल पहले यहाँ का जनजीवन कैसा रहा होगा। सबसे पहले समीर के पापा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर रुके। यह जगह सड़क से दूर थी। इस स्थल के पास खंडहर बिखरे हुए थे। स्थल के करीब विशाल स्तूप था। स्थल के करीब विशाल स्तूप था। जब समीर ने बुद्ध की मूर्ति को देखा तो चकित होकर रह गया। उसने पिता से पूछा, पापा, क्या पहले लोग इतने बड़े होते थे? हाँ, पुराने जमाने में लोग अपने कद काठी से लंबे चौड़े होते थे। बुद्ध तो साक्षात भगवान थे। पापा, ये यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? छोटे भाई ने जिज्ञासा प्रकट की। समीर के पापा ने बताया कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनके जीवन में अपार वैभव था। वे पिता के बाद उस साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने वाले थे। फिर क्या हुआ? समीर ने पूछा। उन्हें एक दिन सड़क पर बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल सफेद थे। दूसरी बार उनके सामने एक रोगी व्यक्ति आया और तीसरी बार उन्होंने आदमी का शव देखा और तीसरी बार उन्होंने आदमी का शव देखा जिसे 4 लोग अपने कंधे पर उठाए हुए थे। लोग उस शव के पीछे रो और बिलख रहे थे। उनके लिए यह कारुणिक दृश्य था जिससे उनकी चेतना पर गहरा असर हुआ। इन तीन दृश्यों ने उनके जीवन को बदल रख दिया। इन 3 दृश्यों ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक रात वे अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने घोर तपस्या की। समीर के पास बुद्ध को लेकर अनेक सवाल थे। उसने पिता से फिर पूछा, पापा, आखिर गौतम ने घर क्यों छोड़ा? उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में राजसी सुविधाएं थी। बेटा, बुद्ध एक बड़ी आत्मा थे। उनके सामने घर परिवार नहीं, समूची दुनिया थी। वे समाज का कल्याण चाहते थे। मानवता के इतिहास में बुद्ध को लोग इसलिए याद रखते हैं कि उन्होंने आदमी के दुख को समझा और उसके निवारण के लिए रास्ते सुझाए। कौन से रास्ते? बुद्ध ने महसूस किया कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। आदमी जीवन भर दुखों से लड़ता है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के प्रश्नों पर विचार नहीं किया। उन्होंने दुख से निरोध के रास्ते बताए। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के प्रश्नों पर विचार नहीं किया। उन्होंने दुख से निरोध के रास्ते बताए। उनके दर्शन में अहिंसा और करुणा की मुख्य जगह है। अब ज़्यादा इन सवालों में मत उलझो। जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हें इन प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे।
समीर के दिमाग में बुद्ध की सोई हुई प्रतिमा घूमती रही। समीर के दिमाग में बुद्ध की सोई हुई प्रतिमा घूमती रही। उसने सोचा कि जब वह बड़ा हो जाएगा वह बुद्ध के जीवन और दर्शन को खूब पढ़ेगा। अभी उसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। समीर के पिता समीर के सवालों को सुनकर हतप्रभ थे। इस बड़ी उम्र में उन्होंने बुद्ध के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। उन्हें थोड़ी चिंता हुई कि कहीं यह लड़का अपने जीवन के रास्ते से भटक न जाए। इस कच्ची उम्र में बच्चों के ऊपर घटनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। समीर अपने पिता और भाइयों के साथ दिन भर घूमता रहा। उसके बाल मन पर बुद्ध के जीवन की फिल्म चलती रही। उसने कैमरे से बहुत से चित्र खींचे। बुद्ध की एक मूर्ति खरीदी और सोचा कि इसे वह अपने पढ़ने की मेज के पास लगाएगा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उसके मन में कुशीनगर घूमने का रोमांच भरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों से अपने अनुभव को साझा किया। वह यह जानकर चकित था उसके साथ के कई दोस्तों के लिए कुशीनगर अपरिचित जगह थी। समीर ने सोचा कि किस तरह के लोग हैं। कुशीनगर को लेकर उनके मन में किसी तरह की जिज्ञासा नहीं थी। उनका सीधा साधा जीवन था। इस मामले में उसके पिता भिन्न थे। वे बच्चों को नई जगह ले जाते थे ताकि उनका समुचित विकास हो। वे देश और दुनिया को ठीक से जानने की कोशिश करें। जीवन सिर्फ किताबों से नहीं बनता। जीवन के तजुर्बे ज़्यादा काम आते हैं। वे जीवन को समृद्ध करते हैं। समीर के पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घर में रखी हुई धार्मिक किताबों के अलावा साहित्य का अध्ययन करते थे। जब उनके घर पंडित जी सत्यनारायण की कथा या किसी अन्य आयोजन पर आते थे तो वे उनसे बहुत से कठिन सवाल पूछते थे। वे जानते थे कि पंडित मौलवी के पास सीमित ज्ञान होते हैं। उससे वे अपने जजमानों को उलझाते रहते थे। धर्म और कर्मकांड उनके लिए एक धंधा था जिसे वे अपने पूर्वजों से हासिल करते थे। वे लकीर के फकीर होते थे। परिवार में उनकी छवि अलग थी। वे लकीर के फकीर नहीं थे। उनकी सोच समझ अलग थी। वे चीज़ों की वैज्ञानिक व्याख्या करते थे। वे चीज़ों की वैज्ञानिक व्याख्या करते थे। वे अधिकांश अंधविश्वास के खिलाफ थे। समीर ने बुद्ध की मूर्ति मेज के पास सजा कर रख दी। पिता ने देखा तो बोले, तुम ज़्यादा बुद्ध को लेकर मत उलझो, पढ़ने में दिल लगाओ। समीर पिता की मित्रों लाइट कट गई है, थोड़ा समय जला लेता हूँ तो फिर उसके बाद लगते हैं हम लोग। लाइट कट गई थी मित्रों पुनः मैं आता हूँ। समीर ने बुद्ध की मूर्ति मेज के पास सजा रख दी थी। समीर ने बुद्ध की मूर्ति मेज के पास सजा कर रख दी। पिता ने देखा तो बोले, तुम ज़्यादा बुद्ध को लेकर मत उलझो, पढ़ने में दिल लगाओ। समीर पिता की बात को मानते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, लेकिन बीच बीच में उसे बुद्ध के सपने आते रहते थे और वह विचलित हो उठता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुशीनगर उसके घर से दूर नहीं था। पिता जब 1-2 दिन के लिए दौरे पर बाहर जाते थे तो वह कुशीनगर चला जाता था। उसकी यह यात्रा गोपनीय होती थी। वह अपनी इस यात्रा के बारे में भाइयों को भी नहीं बताता था। वह जानता था कि अगर भाइयों को मालूम हो गया तो वे पिता को जरूर बताएंगे। पिता नाराज होंगे।
इंटर पास करने के बाद वह गोरखपुर शहर आ गया। वहाँ उसने हिंदी साहित्य में एमए किया और नौकरी की खोज में लग गया। हालांकि वह आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की हालात को देखकर उसने यह योजना स्थगित कर दी थी। वह मध्यवित्त परिवार का नागरिक था, इसलिए आगे का अध्ययन संभव नहीं था। उसने सोचा कि अगर कहीं कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई तो वह शोध कार्य करेगा। वह पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसने घर से दूर छोटी मोटी नौकरियां की, थोड़ी बहुत पिता की मदद करता रहता था। जीवन को लेकर उसने बहुत बड़े सपने नहीं देखे थे। वह एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जीना चाहता था। वे आकाश में इतना ऊंचा उड़ान चाहता था ताकि जमीन पर आसानी से वापस आ सके। बुद्ध उसके आदर्श पुरुष थे, जिन्होंने यह बताया कि समृद्धि से सुख नहीं मिलते, उससे दुख पैदा होते हैं। उसके अंदर बुद्ध के अनुयायी होने की क्षमता नहीं थी, बस वह उनके जीवन के भाव को अपनाना चाहता था। समीर ने कहीं पढ़ा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। संयोग देखिए कि उसकी नौकरी कुशीनगर से 50 किमी दूर कस्बे रामपुर में लगी। वह इंटर कॉलेज में लेक्चरर होकर आ गया। समीर जानता था कि कुछ जगहें आदमी का जीवन भर पीछा करती हैं। आदमी दुनिया के किसी हिस्से में हो, वह उन जगहों के जादू से बच नहीं सकता। कुशीनगर जैसी जगह उसके हृदय स्थल में बस चुकी थी। कस्बा रामपुर एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा क्या, वह एक विकसित गांव था। चूंकि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा था, इसलिए उसका तेजी से विकास हो रहा था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कुशीनगर से होते हुए बिहार के इलाके में जाता था। कस्बे में एक सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंप था। दिन में लोग सौदा सुल्फ के लिए दूर इलाकों से आते थे। शाम होते कस्बे में वीरानगी छाई रहती थी। हाँ, सिनेमा हॉल के पास का इलाका गुलजार रहता था। लाउड स्पीकर की आवाज़ दूर तक जाती थी। जब शो छूट जाते थे तो लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज हो जाती थी। लोगों को पता चल जाता था कि अब शो छूट चुका है, इसके बाद नया शो शुरू होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले लवंडे अपना क्लास बंद कर फिल्म देखने चले जाते थे। दोपहर का शो ज़्यादातर पढ़ने वाले लड़कों और शहदों से चलता था। लड़के फिल्म देख कर हीरो की तरह अपना बाल संवारते थे, उन्हीं की तरह बात करते और चलते थे। कपड़ों का चुनाव अपने मनपसंद हीरो की तरह करते थे। लड़कों की यह पीढ़ी सिनेमा देखकर जवान हो रही थी। किताबों को पढ़कर वे अपने जीवन को नहीं बना रहे थे, बल्कि उनके जीवन पर फिल्मों का गहरा असर हो रहा था। वे फैंटेसी में जीते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि फिल्मों की दुनिया मायावी है, इसका जीवन की वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। समीर को इस बात का पता था कि न्यून शो में अधिकांश लड़के उनके कॉलेज के होते थे। कई बार उनका मन हुआ कि अपने साथ के अध्यापकों के साथ सिनेमा हॉल पर छापा मारे और लड़कों को बताएं कि यह उनके जीवन का सही रास्ता नहीं है। जिन अभिनेताओं को अपना नायक बना रहे हैं, उनके लिए यह दो स्वप्न है। फिल्में हमें एक मायावी लोक में ले जाती है जिनका कोई वजूद नहीं है। उसे लगा कि छात्रों को बलात् नहीं बदला जा सकता है,
हिंदी में जिस तरह की फिल्में बन रही थी उसमें जीवन का यथार्थ गायब होता था। उस उनसे हम कोई सबक नहीं ले सकते हैं। वो अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों को सिनेमा देखने के दुर्गुण के बारे में जरूर बताया था। वह बताता था कि जो फिल्म में दिखाया जाता है वह सब नकली है। फिल्मों की दुनिया झूठ और फेब पर टिकी होती है। बहुत कम फिल्में होती हैं जिनमें जीवन मूल्यों को स्थापित किया जाता है। छोटे कस्बों में इस तरह की फिल्में नहीं चलती। कॉलेज के टीचर लड़कों से भिन्न नहीं थे। वे आसपास के इलाके के रहने वाले थे। जुगाड़ से कॉलेज में पोस्टिंग करा ली थी। उनका पढ़ाने लिखाने से कोई खास मतलब नहीं था। उन्हें अपने विषयों का समुचित ज्ञान नहीं था। उसे यह भी पता चला कि कुछ अध्यापकों की डिग्री फर्जी है। वे विषय के अलावा अंड-बंड बातें करते थे। स्त्रियों के सौंदर्य का नैसर्गिक वर्णन अश्लील भाषा में करते थे। वे अपने वेतन बढ़ाने के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे। अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन रहते थे। अपने सहयोगियों के बीच उसका मन नहीं लगता था। वे विलंब से आते और जल्दी चले जाते थे। समीर कस्बे में रहने के लिए अभिशप्त था। कॉलेज के बंद हो जाने के बाद वह कैमरे पर लौटता, हाथ मुंह धोता और बिस्तर पर लेटकर कुछ देर के लिए आराम करता। फिर किताबें और अखबार पढ़ता। इस प्रक्रिया में शाम हो जाती। वह चाय की खोज में सिनेमा हॉल के पास आता, चाय पीता, चाय के दुकानदार से गपशप करता। घर के अकेलेपन में लौटना उसे अच्छा नहीं लगता था। समय बिताने के लिए खुद खाना बनाता। यदि मन नहीं होता तो सड़क के ढाबे पर खाना खाने चला आता। यह उसकी बंदी बधाई दिनचर्या थी। उसमें कोई नवीनता नहीं होती थी। यानी सुबह होती थी, शाम होती थी, उम्र यूं ही तमाम होती थी। एक छोटे से कस्बे के धीमे जीवन में उसका वक्त गुजरता रहा था। उसका कमरा सड़क के किनारे था जहां ट्रैफिक की आवाज़ें साफ सुनाई पड़ती थी। रात होते कस्बे की हलचल शांत हो जाती थी। केवल ट्रैफिक की तेज ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थीं। खिड़कियाँ बंद करने के बाद आवाज़ों से पीछा नहीं छूटता था। उसे इन आवाज़ों के बीच रहने की आदत सी हो गई थी। जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े बड़े ट्रक गुजरते तो उसका कमरा हिलने लगता था, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। कस्बे के इंटर कॉलेज में कुल 4 विभाग थे। हिंदी विभाग में वह अकेला था। एक जगह खाली थी। उसके लिए कई साल से मांग की जा रही थी। कोई इतनी दूर आने को तैयार नहीं था। वह प्रधानाचार्य से मिलकर अपनी परेशानी बताता रहता था। 2 लोगों का भार वह अकेले ढो रहा था। वह अन्य अध्यापकों की तरह पढ़ाने से मन नहीं चुराता था। बच्चों को दिल से पढ़ाता था। भले ही उसमें श्रम लगे, लेकिन उसे अंदर से खुशी मिलती थी। कोर्स खत्म करने के लिए अतिरिक्त क्लास लेता था। अपने विषय से अलग देश दुनिया की बातें बताता था। वह यह भी जानता था कि जब छात्रों की रुचि अपने विषय में नहीं है तो उनका विषयेतर में क्या मन लगेगा। लेकिन वह अपनी आदतों से मजबूर था। उसे लगता था कि उसके बोले गए शब्द अगर किसी एक छात्र के दिल में बैठ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसे जीवन में बहुत अच्छे शिक्षक मिले थे। उनकी सीख से जीवन के प्रति उसका नज़रिया बदल गया था। वह जानता था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि वह जीवन को सार्थक बनाती है। प्रधानाचार्य कॉलेज के लिए समर्पित
प्रधानाचार्य कॉलेज के लिए समर्पित थे, कॉलेज के भविष्य के लिए परेशान रहते थे। समीर उन्हें बहुत प्रिय था। वे इस बात को जानते थे कि समीर के अलावा अन्य अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत नहीं थे। वे 10 बजे के पहले अपने कार्यालय पहुंच जाते थे, समीर भी पहुंच जाता था। दोनों मिलकर कॉलेज के बेहतरीन के लिए योजनाएं बनाते थे, कैसे कॉलेज को ग्रांट मिले, सेमिनार का आयोजन हो, किसी विद्वान को बुलाया जाए। वे देश दुनिया की बातें करते थे। कॉलेज के अध्यापक सीधे क्लास में उतरते थे, आधा तिहा पढ़ा कर स्टाफ रूम में गप लड़ाते थे। सोमवार की सुबह थी। प्रधानाचार्य का चेहरा खिला हुआ था। समीर ने पूछा, सर आप आज के दिन काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्या बात है सर? यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए खुशी की बात है समीर। ऐसा क्या है सर? तुम्हारे विभाग में नई लेक्चरर आ रही है। तुम्हारे विभाग में नई लेक्चरर आ रही है। अब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कहाँ से आ रही हैं मोहतरमा? वह बनारस से आ रही है। 1 हफ्ते बाद वह ज्वाइन करेगी। लेकिन एक समस्या है, जब तक उन्हें हमारी ओर से आवास का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक उनका आना संभव नहीं होगा। वह अपने माँ के साथ आएगी और बेटी को व्यवस्थित करके लौट जाएगी। आवास की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। 2 कमरे का मकान हो, आने जाने का रास्ता स्वतंत्र हो। समझ गए ना? ठीक है सर, मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। इसी बीच चपरासी मेज पर चाय का कप रख गया। वे बातचीत में मशगूल हो गए। समीर ने पूछा, सर उनका नाम क्या है? उनका नाम सुधा वर्मा है। समीर इस सूचना से बहुत प्रसन्न हुआ। वह सुधा वर्मा के बारे में कल्पनाएं करने लगा। वह कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा। उसे लगा कि क्या सुधा वर्मा के आने के बाद उनके जीवन की फिजा बदलेगी। संभव हो उसे एक दोस्त मिल जाए। हालांकि वह स्त्रियों के स्वभाव को लेकर ससंगित था। पढ़ी लिखी लड़कियां अक्सर दकियानूस होती हैं, वैसे भी लड़कियों को लेकर समाज का रवैया प्रगतिशील नहीं होता है। वैसे भी लड़कियों को लेकर समाज का रवैया प्रगतिशील नहीं होता है। रामपुर एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ के नागरिकों का दिमाग संकुचित था। समीर मकान के खोज में लग गया। वह चाहता था कि मकान उसके पास ही मिले, इससे उसे सहूलियत होगी। वैसे कस्बा रामपुर बहुत बड़ा नहीं था, कस्बे की दूरी पैदल तय की जा सकती थी। संयोग से 2 कमरे का मकान समीर के कमरे के पास ही था। उसने मकान की साफ सफाई करवा दी थी, मकान मालिक से किराए की बात कर ली थी। मकान मालिक एक दुकानदार था, वह कपड़े की दुकान चलाता था। कस्बे में उसका नाम था। वह वहाँ की राजनीति से सक्रिय था। वह कस्बे के व्यवसायियों के संगठन का अध्यक्ष था। वह कॉलेज के रचनात्मक कार्यों में योगदान देता था। उसकी छवि अच्छी थी। आज कल ढंग के मकान मालिक कहाँ मिलते हैं। बाज मकान मालिक किराएदारों को रियाया समझते हैं। समीर के लिए यह संतोष की बात थी। सुधा वर्मा को शुक्रवार को ज्वाइन करने आना था। समीर 10 बजे के पहले प्रधानाचार्य के दफ्तर पहुंच गया था। उसका दिल धड़क रहा था। उसका मन हुआ वह बस स्टेशन पहुंच जाए। प्रतीक्षा की घड़ियां बोझिल हो रही थीं। वह जरूर कार्यालय में था, लेकिन उसकी निगाह सड़क की तरफ लगी हुई थी। उसने देखा एक सांवली सी लड़की एक उम्रदराज महिला के साथ दफ्तर की तरफ बढ़ रही है। क्या यही सुधा वर्मा है? वह दफ्तर से बाहर निकल आया और पूछा, क्या आप सुधा वर्मा हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। यह मेरी माँ है। और आप? मेरा नाम सुधीर सिन्हा है। मैं हिंदी विभाग में अध्यापक हूँ, यानी आपका सहयोगी। क्या सर दफ्तर में हैं? क्या मकान मिल गया है? आपके दोनों सवालों का जवाब है हाँ है। आपके दोनों सवालों का जवाब हाँ है। समीर की हाजिर जवाबी ठीक है। समीर की हाजिर जवाबी सुनकर सुधा हंस पड़ी।
प्रधानाचार्य की पुरानी आदत थी, वह कार्यालय पहुंचने के पहले कॉलेज का एक राउंड लेते थे। वे सफाई पसंद थे, पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, फूलों का खिलते हुए देखना उन्हें भाता था। उन्होंने कॉलेज के बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे उनके कॉलेज में, ठीक है। दोनों बातचीत कर रहे थे। इसी बीच प्रधानाचार्य आ पहुंचे। सुधा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। आप लोगों का परिचय हो गया। ये हैं समीर सिन्हा, आपके कलीग। उन्होंने आपके लिए मकान का इंतजाम किया है। बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बच्चों को ध्यान से पढ़ाते हैं, अपने विषय के प्रति सजग हैं। शुक्रिया समीर जी, आपने कठिन काम किया। छोटे कस्बे में मकान की समस्या जटिल है। समीर चोर नज़रों से सुधा को देख रहा था। सुधा का रंग सांवला था, आंखें सुदीर्घ थी, देह इकहरी थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में सुधा का रंग दमक रहा था। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान दिखाई दे रही थी। उनकी आवाज़ में मिठास थी। जैसे अध्यापकों को सुधा के आने की सूचना मिली, वे बहाने से प्रधानाचार्य कार्यालय में आ पहुँचे। कुछ कार्यालय के आसपास मंडरा रहे थे, एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। वे कस्बाई मानसिकता का परिचय दे रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता नहीं लंपटई थी। शिक्षित होने के बावजूद वे अपनी जाहिलियत का परिचय दे रहे थे। लड़की देखी नहीं कि लार टपकाने लगे। किराए का मकान कॉलेज से दूर नहीं था, वह सड़क से लगा हुआ था। पास में किराए की दुकान थी। थोड़ी दूर पर सब्जियों की हाट लगती थी, वहाँ गांव से सब्जियां आती थी। उसकी ताजगी देखकर मन प्रसन्न हो उठता था। वहाँ सप्ताह में एक दिन बाजार लगता था। यह देहाती बाजार शहर के बाजार से अलग होता था। वहाँ गांव की चीज़ें खूब बिकती थीं। कहीं जलेबी छनती, कहीं पकौड़े तले जाते। मछलियों और चिकन की दुकानें अलग थीं। चाय के ठेले अलग लगे हुए थे। रंग बिरंगे कपड़ों में औरतें खरीदारी करती थी। कुछ लोग पास के देसी शराब के ठीके से शराब चढ़ाकर लड़खड़ाते हुए सौदा शुल्क खरीदते थे। इस कस्बे से कस्बे में कोई भी चीज खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। ऐसी सहूलियतें शहरों में नहीं मिलती हैं। शहर के बाजार में अभिजात किस्म के लोग आते हैं, उनके नखरे अजब होते हैं। यहाँ सब कुछ स्वाभाविक दिखता था। कहीं भेड़ें लड़त, मुर्ग की लड़ाई देखने के लिए, मतलब मुर्ग की लड़ाई देखने के लिए लोग ठहर जाते थे। खूब शोर मचाते, जैसे परिंदे नहीं लोग लड़ रहे हों। जो जीतता उसे इनाम मिलता, जो हारता उसका चेहरा स्याह हो जाता था। किराए के मकान में सुधा अपने साथ आई हुई चीज़ें व्यवस्थित कर चुकी थी। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें बाजार से खरीदा जा चुका था। इस खरीदारी में समीर ने भरपूर मदद की थी। वह जानता था कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है। उसे मोल भाव का गुण आता था। यह कला समीर ने अपने पिता से सीखी थी। सुधा के लिए यह जगह नहीं थी। वह एक एक चीज़ों को जिज्ञासा के साथ देख रही थी, जैसे बच्चे देखते हैं। शहर की अपेक्षा कस्बे का जीवन धीमा था, लेकिन इस धीमेपन में एक लय थी। कोई हड़बड़ी नहीं, बस इत्मीनान का भाव था। रविवार का दिन था। समीर सुधा के साथ आंगन में बैठा हुआ था। धूप में सुधा के बाल चमकीले दिख रहे थे। कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे। सुधा की माँ किचन में थी। थोड़ी देर में वे चाय के 3 प्याले और बिस्कुट के साथ नमूदार हुई।
उन्होंने कहा, समीर बेटा, तुमने हम लोगों की खूब मदद की। तुम न होते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। परदेश में कौन किसकी मदद करता है। मेरा आना जाना लगा रहेगा। सुधा के पिता बीमार रहते हैं, इसलिए यहाँ मेरा स्थायी रूप से रहना मुश्किल होगा। सुधा की जिम्मेदारी अब तुम पर है। आप चिंता न करिए माँ जी, मेरे रहते उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुधा दोनों की गुफ्तगू ध्यान से सुन रही थी। वह मन के भीतर समीर के प्रति कृतज्ञ हो रही थी। जब वह इस कस्बे के लिए रवाना हो रही थी तो मन में कई तरह के प्रश्न और शंकाएं थी। इस अजनबी जगह में उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन समीर ने सभी शंकाओं को निर्मूल कर दिया। उसने सुधा का भरपूर सहयोग किया। किसी भी चीज की जरूरत होती उसे वह हाजिर कर देता। सुधा की माँ बनारस रवाना हो चुकी थी। वह सुधा के पास दो सप्ताह तक रही। सुधा को कई तरह की हिदायतें दी। बताया कि वो रात में बिना देखे समझे दरवाज़ा न खोले, बात कर ले। हाँ, किसी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करे। कहीं कोई दिक्कत हो तो समीर से मोबाइल फ़ोन से बात कर ले। शाम के बाद घर से बाहर न निकले। वह सुधा के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन पति की अस्वस्थता से परेशान थी। वह जानती थी कि नौकरी सुधा बेटी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। उसे खुद अपने जीवन का रास्ता तय करना है। समाज में एक स्त्री का जीवन कम कठिन नहीं है। कई तरह की चुनौतियों का सामना अकेले और अपने विवेक के साथ करना पड़ता है। समीर सुधा के घर के पास ही रहता था। वे साथ कॉलेज जाते और साथ अपने अपने घर लौटते। कभी चाय और गपशप के लिए एक दूसरे के घर रुक जाते। कॉलेज में उनकी दोस्ती मशहूर हो चुकी थी। समीर के कलीग उन दोनों को लेकर तरह तरह की बातें बनाते। कस्बे की मानसिकता बहुत शुद्र होती है। लोग कई तरह की कल्पनाएं करने लग जाते थे। एक दिन उसके एक सहयोगी ने कहा, समीर जी, आप दोनों की जोड़ी बहुत जमती है। आप दोनों एक ही जाति के हैं, क्यों नहीं शादी कर लेते। उनकी इस बात को सुनकर समीर की देह में आग लग गई। वह बोला, अपनी सलाह अपने पास रखिए। क्या इसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आ सकती? किसी महिला के साथ मित्रता का मतलब शादी कर लेना है क्या? इस रिश्ते के इतर भी स्त्री पुरुष के बीच मित्रता के संबंध होते हैं। आप इतनी तुच्छ बात सोचते हैं, यही आपकी समझ है। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेकार है। आपकी सोच सामंती है। समीर के सहयोगी अपना समूह लेकर रह गए। समीर से उन्हें ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। समीर के मिजाज के बारे में लोगों को पता चल गया था, इसलिए कोई उससे इस तरह की बात नहीं करता था। समीर ने यह बात अपने प्रधानाचार्य से भी बताई। प्रधानाचार्य ने उनकी खैर ली और स्टाफ के लोगों को बताया कि वे इस तरह के अपवाद से दूर रहें, अपना अपना काम करें, दूसरे की ज़िंदगी में ना झांकें। हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हमें अपने ओहदे और स्तर का ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज में एक साथ 3 दिन की छुट्टी हो गई। समीर को जब भी छुट्टी मिलती थी वह अपने बाइक के साथ कुशीनगर चला जाता था। पूरा दिन बिता कर लौटता था। अकेले जाने पर उसे यह बात महसूस होती थी कि उसकी इस यात्रा में कोई लड़की साथ में होती तो यात्रा ज़्यादा खुशगवार होती। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी जो भी सोचे वह हो जाए। उसे सुधा का ख्याल आया, क्या सुधा उसके साथ चलने को राजी होगी? अगर वह तैयार हो जाए तो इस यात्रा का अर्थ बदल सकता है। समीर ने हिम्मत बटोर कर कहा, सुधा, 3 दिन की छुट्टियां हैं, क्या तुम मेरे साथ कुशीनगर चल सकती हो? समीर का प्रस्ताव सुनकर सुधा चौंक गई। लोग क्या कहेंगे? हमारे तुम्हारे बीच लोग कहाँ से आ गए? क्या लोगों के हिसाब से तुम जिंदगी बिताओगी? सुधा, तुम समझदार हो। बनारस जैसे शहर में तुम्हारा विकास हुआ है, लेकिन तुम्हारी सोच कस्बेयाई सोच से भिन्न नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ।
तुम अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हो। कुशीनगर अद्भुत जगह है, वह मेरी सांसों में बसा हुआ है। मेरे साथ यात्रा करोगी तो तुम इस यात्रा को भूल नहीं पाओगी। इस जगह को मैंने अपने बचपन से अब तक जिया है। समीर की बात को सुनकर सुधा थोड़ी ठहर गई। उसे लगा कि समीर सही बात कह रहा है, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई मध्यवर्गीय मानसिकता उसके आड़े आ रही थी। समीर के चरित्र और व्यवहार को लेकर उसे कोई संदेह नहीं था। वह इस बात को कई बार आजमा चुकी थी। सुधा कुछ सोचती हुई किचन की ओर चली गई। वहां से 2 कप चाय लेकर लौटी। समीर चुप था, वह अपने सवालों के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों चाय पी रहे थे। सुधा का गंभीर चेहरा सामान्य हो चुका था। उसने सोचा कि आदमी एक स्त्री के सानिध्य के लिए कितना ललायित रहता है। स्त्री इस अवसर को लगातार गंवाती रहती है। उसने सोचा कि अगर वह समीर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वह समाज के अन्य स्त्रियों से अलग नहीं है। चाय खत्म हो जाने के दौर में थी। समीर उठने की तैयारी कर रहा था। सुधा ने कहा, क्या आप नाराज हो गए? इसमें नाराजगी की क्या बात है सुधा? बस यह मेरा प्रस्ताव था। मानना न मानना तुम्हारे बस में है। नहीं मानोगी तो इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, मैं हाँ कहती हूँ। सुधा के इस छोटे किंतु निर्णायक वाक्य ने समीर के भीतर हजारों फूल खिला दिए। उसके चेहरे पर कोई जो खुशी थी, उससे कई गुना खुशी उसके भीतर थी, जैसे उसे कोई मनचाही मुराद मिल गई हो। बताइए हुजूर, क्या प्रोग्राम है? सुधा चक कर बोली, बस हम कल सुबह बाइक से कुशीनगर चलेंगे। रात में पथिक निवास में रुकेंगे। क्या रुकना जरूरी है? बिल्कुल, बिना रुके हम कुशीनगर को पूरा नहीं देख सकते। दिन का कुशीनगर रात में अलग तरह से दिखाई देता है। रात में कुशीनगर की खामोशी बोलती है। दिन के शोर में हम उसे ठीक से सुन नहीं सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम रात में रुकने को लेकर उलझन में हो। सुधा, मैं शरीफ आदमी हूँ। तुम्हें मुझसे किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। तुम मेरे साथ नहीं अलग कमरे में ठहर सकती हो। यह तो तुम्हारा ही चुनाव होगा। तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि माँ जी ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी दी है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं इतना पतित नहीं कि तुम्हें किसी संकट में डालूं। समीर ने अपनी कोई सफाई नहीं दी। अपनी बात सुधा के सामने रखी। समीर की तकरीर ने सुधा के सारे अंदेशे पूरा दूर कर दिए। ठीक है, समीर की तकरीर ने सुधा के सारे अंदेशे दूर कर दिए। पथिक निवास कुशीनगर में ठहरने की अच्छी जगह थी। पर्यटन विभाग ने इसे कलात्मक रूप से बनाया था। उसके स्थापत्य शैली में बुद्ध की उपस्थिति जगह जगह दिखाई दे रही थी। जगह जगह बुद्ध की मूर्तियां और पेंटिंग लगी हुई थी। पथिक निवास के सामने बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल था। सामने लॉन था, उसमें रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। होटल से लगा हुआ रास्ता था। उनके पास 2 छोटे छोटे बैग थे। सुधा के कंधे पर एक शांति निकेतनी झोला था, जिसमें जरूरी सौंदर्य प्रसाधन और मोबाइल रखा हुआ था। झोले में घर की चाबी थी जो चलते समय बजती थी। वे दोनों साथ साथ चलते हुए अच्छे लग रहे थे। सुधा हल्के गेरुए रंग की साड़ी में थी और भिक्षुणी की तरह लग रही थी। वे रिसेप्शन के सामने थे। अधेड़ उम्र के मैनेजर की आंखों में उन्हें देखकर चमक आ गई। वह चश्मे के भीतर से उन्हें घूर रहा था। वह यह अभिनय भी कर रहा था कि वह उन्हें नहीं कहीं अन्यत्र देख रहा है। वह चेहरे से घुटा हुआ आदमी दिख रहा था। उसकी इस हरकत से सुधा बेजार थी, लेकिन समीर उसे ताड़ चुका था। ऐसे लोग स्त्रियों को देखकर अपना मनोभाव नहीं छिपा पाते। उनकी मानसिकता जाहिर हो जाती है। सर, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ?
हमें रुकने के लिए रूम चाहिए, हमें रुकने के लिए रूम चाहिए। कितने दिन रुकना है सर? बस 1 दिन के लिए, उसके बाद देखेंगे। बस मुझे रूम दिखवा दीजिए। मैनेजर ने केयर टेकर को आदेश देते हुए कहा, सर को रूम दिखाओ। समीर जब रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कर रहा था तो मैनेजर सुधा को चुपके चुपके देख रहा था। समीर को यह डर था कि कहीं मैनेजर उनके रिश्तों के बारे में न पूछ ले। ऐसा होगा तो वह बता देगा कि लड़की उसकी कजिन है। मैनेजर खाग आदमी था, वह समीर के सामने कोई दिक्कत नहीं पैदा करना चाहता था। उसे आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनने में नहीं। अगर होटल में इस तरह की तहकीकात होने लगे तो होटल बंद हो जाएंगे। ऐसे बहुत से जोड़े होटलों में रुकते हैं। समीर उन जोड़ों में नहीं था जो मौज मस्ती के लिए होटलों में आते हैं। उनका उद्देश्य दूसरा था। उसकी आत्मा पवित्र थी, वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। उसकी सोच निर्मल थी। होटल के कमरे के सामने एक लॉन था जिसमें मौसमी फूल खिले हुए थे। इस लॉन से सड़क साफ दिखाई दे रही थी। होटल का कमरा बड़ा था, उसमें एक बड़ी मेज और 2 आरामदेह कुर्सियां थी। आदमकश शीशे में पूरी देह दिख जाती थी। समीर ने चाय के लिए ऑर्डर दे दिए थे। चाय पीने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद घूमने निकला था। चाय पीने के बाद समीर ने कहा, सुधा तुम फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं लॉन में बैठता हूँ। सुधा तैयार होकर कमरे के बाहर आ चुकी थी। सुधा को देखकर समीर दंग था। वह साड़ी के परंपरागत पोशाक के अलावा जींस और टॉप में थी। वह कॉलेज की सुधा नहीं, कोई आधुनिक लड़की थी। वह ब्लू जींस और हल्के गुलाबी रंग के टॉप में गजब ढा रही थी। समीर ने सोचा कि इस ड्रेस में सुधा की तारीफ जरूर करनी चाहिए। उसने कहीं पढ़ रखा था कि अगर कोई लड़की की प्रशंसा करे तो उन्हें खंड काव्य का सुख मिलता है। खंड काव्य का सुख मिलता है? अरे वाह सुधा, तुम इस ड्रेस में बहुत मोहक लग रही हो। अरे वाह सुधा, तुम इस ड्रेस में बहुत मोहक लग रही हो। तुम इस ड्रेस में रामपुर में निकलो तो कोई पहचान नहीं पाएगा। रामपुर में तुम परंपरागत पोशाक में रहती हो, तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता होती है। सुधा बस मुस्कुरा कर रह गई। समीर की तारीफ उसे अच्छी लगी। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वे दोनों हंस के जोड़े की तरह होटल से बाहर निकल रहे थे। काउंटर पर बैठे मैनेजर ने कहा, सर अगर आपको लंच लेना हो तो पहले बता दें। ठीक है। समीर ने सुधा से पूछकर खाने के आइटम नोट करा दिए। समीर के झोले में पानी की बोतल, मोबाइल और कैमरा था। एक छोटी सी डायरी थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। कहाँ से शुरू करे सुधा? बस शुरू से शुरू करो। मैं कुशीनगर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। कुशीनगर समीर के बचपन का कुशीनगर नहीं था। वह व्यवस्थित पर्यटक स्थल बन चुका था। स्तूपों और विहारों को नई शक्ल दी जा चुकी थी। प्राचीनता का ज्यादा ध्यान दिया गया था। सड़कें पहले जैसी जीर्ण नहीं थी। पथिक निवास के अतिरिक्त कई होटलें खुल चुके थे। बौद्ध देशों के लिए अलग अलग रेजिडेंसी थी। उनकी भव्यता देखने को बनती थी। जितनी दूर में वे बने हुए थे उतनी ही दूर में हरियाली फैली हुई थी। तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन्हें कलात्मक रूप से तराशा गया था। वे पैदल चलते हुए कुशीनगर के छोर पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले वे रामपुर स्तूप पर पहुंचे। स्तूप गोलाई में बना हुआ था। वहां शिलालेख लगा हुआ था। सुधा को उसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसके साथ समीर जैसा गाइड था जिसके रग रग में कुशीनगर बसा हुआ था। रामाभार स्तूप में कई विदेशी पर्यटक थे। वे जोड़ में आए हुए थे और एक दूसरे के बाह में लटके हुए थे।
स्तूप के परिसर में नारियल के पेड़ थे। उनकी त्वचा खूबसूरत थी। कुछ मनचलों ने उनके तने पर अपने नाम और नाम के नीचे तारीख दर्ज कर रखी थी। उनके बगल में किसी लड़की का नाम खुदा हुआ था। पर्यटक स्थलों के आम दृश्य थे। इस जगह के बारे में कुछ बताओगे गाइड महाराज? सुधा तनिक इटला कर बोली। इस स्तूप में बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। कुछ लोग बताते हैं कि बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। इसी के पास हिरण्य नदी है, इसलिए ये इस तथ्य की पुष्टि होती है। क्या मैं स्तूप पर चढ़ सकती हूँ? क्या तुमने चेतावनी नहीं देखी? देखो, वहां दूर पट पर लिखा हुआ है कि स्तूप पर चढ़ना मना है। क्या चेतावनी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता? चेतावनी का उल्लंघन तो बच्चे करते हैं, बड़े नहीं। कितना अच्छा होता हम बच्चे होते। समीर ने महसूस किया कि सुधा के भीतर एक बच्चा अब भी जिंदा है। वे दोनों स्तूप के आसपास घूमते रहे। परिसर में पड़ी बेंच पर बैठकर बतियाते रहे। समीर सुधा को बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रसंगों के बारे में बताता रहा। समीर, रामाभार स्तूप के बारे में और कुछ बताओ। तुम समाभार स्तूप को जिस रूप में देख रही हो, उसका यह मूल रूप नहीं था। पहले यह स्तूप बिखरा हुआ था। स्तूप के ऊपर बरगद का विशाल वृक्ष था, जिसकी खोह में चीना बाबा रहते थे। चीना बाबा कौन थे? सुधा ने जिज्ञासा के साथ पूछा। चीना बाबा चीन के नागरिक थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुशीनगर आए थे। यहाँ आकर वे बौद्ध हो गए थे। वे उसी वृक्ष पर रहते थे। लोग उनके दर्शन करने आते और चढ़ावा चढ़ाते थे। उसी से उनका जीवन चलता था। लोग उनसे मनौतियाँ मांगते थे, पूरा होने पर उनसे आशीर्वाद लेते थे। वे कुशीनगर के आसपास के इलाके में बहुत मशहूर हो गए थे। विशेषकर स्त्रियां उनकी मुरीद बन गई थीं। फिर क्या हुआ? बरगद के पेड़ के बोझ से स्तूप क्षतिग्रस्त हो रहा था, तो पुरातन विभाग ने पेड़ काटने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे बड़ी बाधा चीन बाबा थे। उन्होंने कहा, यह पेड़ मेरा घर है, इससे मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता। लोग भी बाबा के पक्ष में थे, लेकिन सरकारी हुक्म होता है, वह किसी के भावनाओं का ख्याल नहीं करता। अंततः चीना बाबा को बलात् पेड़ से उतारा गया। चीना बाबा की आत्मा पेड़ में बसती थी। वहां से जाने के बाद वे अधमरे से हो गए थे। उन्हें पेड़ से उतार कर कहाँ रखा गया? चलो मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूँ। चीना बाबा की कहानी सुनकर सुधा विचलित हो उठी थी। वह सोच रही थी कि क्या किसी आदमी का घर पेड़ हो सकता है? पेड़ के प्रति यह अनुराग विरल है। सुधा अपने आंगन के नीम के पेड़ की याद आई। सुधा को अपने आंगन के नीम की पेड़ की याद आई, जिसमें खूब चिड़ियाँ आती थी। उसे यह लोकगीत याद आया, बाबा निमिया के पेड़ जिन काटावे, बाबा निमिया चिड़ैया के बसेर, बैला ले बिरन की, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ जई हैं, बाबा रही जई निमिया के ले बलैया ले बिरेन की। चीना बाबा को याद करते हुए सुधा को यह लोकगीत याद आया और उसकी आंखें छलक गईं। समीर सुधा की भावुकता ताड़ गया। वह बोला, क्या हुआ सुधा, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? सुधा ने धीमे से कहा, कुछ नहीं समीर, बस यूं ही। समीर जान चुका था कि जीवन में सब कुछ यूं ही नहीं होता। हर वाक्य के अपने नियतार्थ होते हैं। सुधा समीर को क्या बताती कि वह क्या सोच रही है? क्या वह यह बताती कि वह पेड़ की एक चिड़िया है, उसे एक दिन माँ बाप के बसेरे से उड़ जाना है? इस भावुक क्षण में समीर ने सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ चाय पीते हैं, थोड़ा तुम्हारा मन बदल जाएगा।
मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी भावुक हो। स्तूप के बाहर कई चाय की दुकान थी। वे दोनों वहां गए। चाय बहुत स्वादिष्ट थी बनी थी। समीर ने बताया कि बौद्ध चाय को बहुत महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि चाय पीने से आत्मा का परिष्कार होता है। चाय की प्याली से उठती हुई खुशबू उन्हें भाती है। वह उनका प्रिय पेय है। स्तूप के पास की दुकान में बुद्ध साहित्य और बुद्ध के चित्र थे। सुधा उन्हें देखने लगी। उसे बुद्ध की ध्यान मुद्रा का एक चित्र पसंद आया। वह उसके लिए मोल भाव करने लगी। दुकानदार अमूमन ज़्यादा दाम बताते हैं। दुकानदार ने चित्र का जो दाम बताया था, समीर ने उसका आधा दाम दिया। सुधा ने उस चित्र को झोले में संभाल कर रख लिया और सोचा वह इसे अपने बैठक में लगाएगी। सड़क की दूसरी ओर थोड़ी दूर चलने पर चीना बाबा का मंदिर मिला। मंदिर में सीढ़ियाँ थी। उससे चढ़कर मंदिर में पहुंचना था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। चीना बाबा की शांति मूर्ति वहाँ बनी हुई थी। मूर्ति पर फूल चढ़े हुए थे। मंदिर का रंग उड़ा हुआ था। यह इस बात का प्रमाण था कि यहाँ कम लोग आते जाते होंगे। मंदिर के बगल में कुछ कमरे बने हुए थे। वहाँ वीरानगी छाई हुई थी। वे दोनों मूर्ति के सामने श्रद्धा से नतमस्तक हुए। ऐसा करते हुए वे करुणा से भर गए थे। सुधा, इसी जगह चीना बाबा अपने अंतिम दिनों तक रहे थे, लेकिन बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सके। पेड़ से बिछोह के बाद वे आत्मविहीन हो गए थे। उन्हें हमेशा पेड़ का ध्यान आता था तो वे नींद में चूक कर उठ जाते थे। सुधा नई पीढ़ी की है, चीना बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, वे बड़े बूढ़े लोगों की स्मृति में अब तक जिंदा हैं। एक बात तुम्हें और बताऊं कि हिंदी के कवि केदारनाथ सिंह ने चीना बाबा पर मंच और मचान शीर्षक से अत्यंत मार्मिक कविता लिखी है। कभी तुम उसे जरूर पढ़ना। मेरे पास उनकी यह किताब नहीं है, तुमसे मांग कर पढ़ लूंगी, बल्कि यह कहूँगी कि तुम यह कविता मुझे पढ़कर सुना देना। पढ़ने से ज़्यादा सुनने से कविताएं ज़्यादा समझ में आती हैं। काव्य पाठ में तुम माहिर हो। कविताएं तुम डूब कर पढ़ते हो, जैसे तुम खुद कविता के रचयिता। सुधा जब कवि कविताएं लिखता है और वह प्रकाशित हो जाती है तो वह उस पर कवि से ज़्यादा पाठकों का अधिकार हो जाता है। कुछ कवि अच्छी कविताएं लिखते हैं लेकिन उसका पाठ ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए कविताएं संप्रेषित नहीं हो पाती हैं। बंगाल में कविताओं के पाठ के लिए आवृत्तिकार भी मिलते हैं। राम साभार स्तूप के पास हिरण्य नदी थी। बताया जाता है कि इस नदी को पार कर बुद्ध ने मल्ल राज्य में प्रवेश किया था। इसे कुछ लोग कुशी नारा भी कहते हैं। यह नदी बेहद दुबली पतली थी। नदी के आसपास कांस के जंगल थे। उसमें नन्ही नन्ही चिड़ियाएं फुदक रही थी। उसी के बीच में बया चिड़िया दिखाई दी। समीर ने उत्साह से कहा, सुधा देखो, यह बया चिड़िया है, अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा कर रही है। सुधा बया के झुंड को देखकर खुशी से भर गई। वह वर्षों बाद बया को देख रही थी। बचपन में उसने नानी के गांव में बया चिड़िया और उसके घोंसलों को देखा था, इसलिए बया को देखना उसे अच्छा लगा। उसकी इच्छा हुई कि वह बया के साथ उड़कर उनके घोंसले तक पहुंच जाए। वह जानती थी कि बया बहुत दूर निर्जन में घोंसला बनाती है। कुछ नए पुराने पेड़ थे। नदी पर एक छोटा सा पुल था। पुल की दूसरी तरफ गांव थे, पेड़ों के समूह और गन्ने के खेत थे। सुधा ने समीर से पुल की दूसरी तरफ चलने का आग्रह किया। कुछ स्त्रियां वहां घास छील रही थी, कुछ टोकरी में घास लिए गांव की ओर लौट रही थी। रंगीन साड़ी पहनी हुए स्त्रियों के सिर पर घास की टोकरी अद्भुत दृश्य रच रही थी। पुल से एक पगडंडी गांव की ओर जा रही थी। समीर सुधा को देखकर औरतें चौंक उठी। वे बोली, इधर कहाँ जा रहे हैं साहब? बस ऐसे ही, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं।
सुधा से एक औरत ने पूछा, क्या ये आपके मनई हैं कि क्या ये आपके मनई हैं? समीर इस बात से मुस्कुरा कर रह गया। मनई माने क्या होता है? सुधा ने समीर से पूछा। मनई माने आदमी होता है, आदमी होता है। वह पूछना चाहती हैं, क्या यह आपके पति है? समीर की शब्द व्याख्या सुनकर सुधा लजा गई। उसके गाल रखती हो उठे। तुम जानती हो सुधा, गांव की औरतें इस तरह के परेशान करने वाले सवाल अक्सर पूछती हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? हर एक आदमी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है। पगडंडी से थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बरगद का एक प्राचीन पेड़ दिखाई दिया। उसकी छाया सघन थी। पेड़ों में पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा था, जैसे कोई संगीत की ध्वनि बज रही हो। सुधा को यहाँ होना अच्छा लग रहा था। उसे दूर तक जाती हुई पगडंडी अद्भुत लग रही थी। उसका मन हुआ कि वह समीर के साथ दूर तक चले। समीर ने कहा, आओ थोड़ी देर के लिए नदी के तट पर बैठे। वे दोनों घाट पर बैठ गए। समीर ने अपने पांव नदी के धार में डाल दिए। सुधा ने समीर का अनुसरण किया। समीर ने देखा कि सुधा के पांव बहुत उजले हैं। थोड़ी देर में छोटी छोटी मछलियां उसके पांव को गुदगुदाने लगी। समीर ने कहा, आओ अब तो चले, शाम घिरने वाली है। आकाश में कुछ बादल थे, वे रंगीन हो रहे थे, जैसे किसी चित्रकार की पेंटिंग आकाश में टंग गई हो। उनका अगला पड़ाव जापानी मंदिर था। उसकी परिधि छोटी थी, बड़ा सा गुंबद था। वहां पहुंचने के लिए छोटी छोटी कलात्मक सीढ़ियां थी। गोल बने मंदिर के बीच बुद्ध की मूर्ति थी। उस मूर्ति से करुणा बरस रही थी। वहां लिखा हुआ था, कृपया शांत रहें। इसका क्या अर्थ है? सुधा ने पूछा। हाँ, तुम जो कुछ बोलोगी तो उसकी गूंज सुनाई देगी। आवाज लौटकर तुम्हारे पास पहुंचेगी। देखो। समीर ने ताली बजाई तो उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम कुछ बोलो। यह वाक्य सुधा के लिए सवाल की तरह था। वह सोचने लगी कि वह क्या बोले। वह बोलने के लिए शब्द खोजने लगी। अचानक याद आया कि वह बुद्ध के शरण में आई है। वह कह उठी, बुद्धं शरणं गच्छामि। ठीक है, यदि पाली में कहें तो बुद्धं शरणं गच्छामि। मंत्र की तरह यह आवाज कई बार मंदिर के भीतर गूंजने लगी। इस शब्द के उच्चारण के बाद उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। उसके सामने बुद्ध का चेहरा घूमने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने कई फोटो और सेल्फी ली। वे दोनों इस पल को सुरक्षित कर देना चाहते थे। सुधा को लग रहा था कि वह किसी रहस्य लोक की सैर कर रही है। उसे लुइस कैरोल के बच्चों के उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड की याद आई। वह एलिस की तरह एक अनजाने लोक की यात्रा कर रही थी। वह अपने स्वभाव में बाल सुलभ होकर एलिस नाम की नन्ही लड़की में रूपांतरित हो गई थी, जो खरगोश की मांद में गिरकर अद्भुत से मान सदृश्य जीवों की आबादी के इलाके में पहुंच जाती है। वह मन ही मन समीर के प्रति कृतज्ञ होने लग गई थी। अगर उसने समीर का प्रस्ताव स्वीकार न किया होता तो वह इस विलक्षण अनुभव से वंचित हो जाती। कहाँ खो गई सुधा? आओ आगे बढ़े। सुधा ने अचकचाकर समीर की ओर देखा और कहा, अब कहाँ चलना है गाइड महोदय? बस पास में थाई मंदिर है, वहीं चलते हैं। यह स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। इसे थाई मंदिर क्यों कहते हैं? यह थाईलैंड के एक बौद्ध भिक्षु ने बनवाया है। जब यह मंदिर बन रहा था तो मैं अपने एक उच्चाधिकारी मित्र के साथ आया था और इस मंदिर के अंतःपुर को देखा था। जब अधिकारी मित्र ने
केयर टेकर से पूछा था कि यह मंदिर किसने बनवाया है, तो उसने नंगे पांव खड़े एक छोटे कद के व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसके मामूलीपन को देखकर मैं विस्मित रह गया। इतना भव्य मंदिर एक बौद्ध भिक्षु बनवाया जा रहा है। वह स्वभाव से बेहद विनम्र था, चेहरा बेहद शांत और सहज था। जब उनसे पूछा गया कि इस मंदिर के लिए उन्हें पूंजी कहाँ से मिली, तो उन्होंने बताया कि वह बौद्ध देशों की मदद से इसे बनवा रहे हैं। बस बुद्ध की कृपा है। सुधा बड़े काम मामूली लोग ही करते हैं। थाई मंदिर सचमुच दिव्य था। कई जगह विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई थी। उनका आभा मंडल आकर्षित करता था। मंदिर के पास में बड़ा सा बागान था। कई तरह के कलात्मक पेड़ पौधे थे जिन्हें कई आकारों में ढाला गया था। कहीं हिरन बने हुए थे तो कहीं मोर के आकार के पौधे तराश कर बनाए हुए थे। सुधा को यह जगह बहुत अच्छी लगी। मन हुआ कि यहाँ वह पूरा दिन गुजार ले। शाम की छाया घनी हो रही थी। बाहर से आए हुए पर्यटक कम हो रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था। कुछ लोग जल्दी जल्दी इस जगह को देखकर लौट रहे थे। बाहर से आए हुए पर्यटक अपने बसेरे की ओर जा रहे थे। वे दोनों बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंच चुके थे। यह वह ऐतिहासिक जगह थी जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस स्थल को देखकर सुधा चकित थी। बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा उसके सामने थी। मूर्ति को पीला वस्त्र ओढ़ाया गया था। बुद्ध के चेहरे पर परम शांति थी। लगता था कि वे बोल उठेंगे। ऐसी जीवंतता सुधा ने कहीं नहीं देखी थी। वह मूर्ति को देखना नहीं, उसके बारे में जानना चाहती थी। समीर, बुद्ध के बारे में कुछ बताओ, वह यहाँ कैसे पहुँचे थे? सुधा, यह बुद्ध की अंतिम यात्रा थी। वह वैशाली से होते हुए पावा पहुँचे। वो आगे चलकर उन्होंने लोहार के पुत्र उपासक के यहाँ भोजन ग्रहण किया। भोजन चंदन के काठ से बनाया हुआ था जिसे सूकर माधव कहते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद उन्हें अतिसार हो गया और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। अपने शिष्यों के साथ हिरण्यमती नदी को पार करते हुए वे मल्लों के गणराज्य में पहुँचे। यहाँ साल का विशाल वन था। यहाँ पहुँचते पहुँचते वे अस्वस्थ हो गए थे। उनकी इस दशा को देखकर शिष्य रोने लगे थे। सबसे ज़्यादा विचलित उनका प्रधान शिष्य आनंद था। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, दुखी मत हो। सभी धर्म अनित्य हैं। जन्म के साथ मरण, विकास के साथ पतन, मिलन बिछोह के साथ हुआ। मिलन बिछोह के साथ जुड़ा हुआ है। पतन के बिना विकास कहाँ होता है? बिछोह के बाद मिलन कैसा? इस वाक्य के बाद बुद्ध चिर निद्रा में चले गए। बुद्ध दर्शन में इसे ही निर्वाण कहा जाता है। समीर जब बोल रहा था तो सुधा को लग रहा था कि कोई बौद्ध भिक्षु उपदेश दे रहा हो। उसे लगा कि जीवन में मिलन, बिछोह, विकास और पतन के खेल होते रहते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। शायद यही सृष्टि है। समीर को सुनकर सुधा उदास हो गई। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। उसे बुद्ध का दर्शन करूर लगा, लेकिन यही जीवन का यथार्थ है जिससे कोई नहीं बच सकता। समीर ने आगे कहना शुरू किया, सुधा, बुद्ध का दर्शन यथार्थवादी है। वे बताते हैं कि जीवन में दुख है लेकिन उससे निरोध के उपाय भी हैं। उसके दर्शन में हिंसा नहीं, करुणा है। कल्पना करो कि अगर सनातन धर्मियों ने बुद्ध दर्शन के विरुद्ध अभियान न चलाया होता तो भारत का इतिहास भी अलग होता। आज चीन, जापान, लंका, वियतनाम जैसे देशों में बुद्ध धर्म मूल धर्म है। जैसे जैसे दुनिया में हिंसा बढ़ेगी, लोगों को बुद्ध धर्म का महत्व पता चलेगा। सुधा, बहुत हो गया प्रवचन, चलो स्तूप देखते हैं। स्तूप महानिर्माण स्थल के समीप था। यह बुद्ध के
प्रमुख स्थलों में एक है। बुद्ध स्तूप में बुद्ध धर्म में स्तूप का क्या महत्व है? इन स्तूपों में बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। ऐसे कई स्तूप तुम्हें गया, सारनाथ, सांची में मिलेंगे। बौद्ध उपासक इसे बहुत पवित्र मानते हैं। इसकी परिक्रमा करके निरापद हो जाते हैं। सुधा को बुद्ध धर्म का इतना ज्ञान कहाँ था? समीर ने उसे विस्तार के साथ बताया। उसे बुद्ध धर्म से संबंधित नई जानकारी मिली। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह समीर से किस तरह से कृतज्ञता ज्ञापित करे। उसे लगा कि उसके लिए यह दिन कितना पवित्र है। क्या अब हम चले समीर? नहीं सुधा, अभी दृश्य बाकी है। अब क्या शाम हो चुकी है, लोग जा चुके हैं। अभी थोड़ी देर में बौद्ध उपासक आएंगे और धम्पद का गायन करेंगे। यह तुम्हारे लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा। वे दोनों बौद्ध विहार के खंडहरों को देखते रहे। समीर ने सुधा को बताया कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल और उनके रिहाइश की जगहें हैं। सोचो सुधा, ये जगहें अपने समय में कितनी जीवंत रहे होंगी। यहाँ भिक्षु आते होंगे, दंपत का पाठ करते होंगे, तमाम तरह की धार्मिक क्रियाएं होती होंगी। तुम मानसिक रूप से उस जगह में प्रवेश करो तो उन हलचलों को महसूस कर सकती हो। आज यह सब खंडहर बन चुके हैं। यहाँ कितनी वीरानगी छाई हुई है। ऐसे मंजर को देखकर गालिब ने कहा होगा, कोई वीरानगी है। दस्त को देखकर घर याद आया। कोई वीरानी है, दस्त को देखकर घर याद आया। समीर की पुरानी आदत है, वह बात बात पर दार्शनिक हो जाता था। थोड़ी देर बाद बौद्ध उपासकों की टोली आई। कुछ धीमे स्वर में गाते हुए महापरिनिर्वाण स्थल में प्रवेश करने लगी। वे परंपरागत पीले वस्त्र में थे। टोली के आगे उनके कोलाहल धर्मगुरु थे और अनुचर उनके पीछे शांत भाव से चल रहे थे। कोई शोर नहीं, हल्का सा कोलाहल था। हवा में सुगंध फैल रही थी, वह उनके नथनों से टकरा रही थी। वे सांस भर रहे थे और गंध उनकी आत्मा को छू रही थी। वे अंदर से पवित्र हो रहे थे। पूर्णमासी के चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। चंद्रमा गोला आकार ले रहा था। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का बड़ा त्योहार है। इसी तिथि पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे। अब अंदर चले? नहीं, थोड़ा ठहरो, जब उनका गायन शुरू होगा तब चलेंगे। अभी जाने से व्यवधान होगा। वाद्य यंत्र बजने शुरू हो गए थे। समीर ने सुधा से कहा, अब चलो। वे दोनों बौद्ध उपासकों की भीड़ में थे। धम्पद का गायन आरंभ हो चुका था। सुधा ने सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और समीर का सिर रुमाल से ढका हुआ था। वे खुद बौद्ध उपासक की तरह लग रहे थे। भीतर के फैले हुए प्रकाश में सुधा एक बिच्छुड़ी की तरह लग रही थी। समीर ने उसे ध्यान से देखा। वह अभी कुछ देर वाली सुधा नहीं थी, उसका रूपांतरण हो गया था। वह आधे घंटे वहां बैठे रहे। उनका रोम रोम अभिमंत्रित हो रहा था। वे उनकी भाषण नहीं समझ रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव मन पर पड़ रहा था। भीतर का कलुष मिट रहा था। वे मंत्रों और संगीत लहरियों में नहा रहे थे। इस दिव्य समय को छोड़कर उनका जाने का मन नहीं था। उन्हें समय से होटल पहुंचना जरूरी था। वहां से लौटते समय वे पंख की तरह हल्के हो गए थे, जैसे हवा में उड़ रहे हैं। होटल पहुंचते पहुंचते घड़ी की सुई 9 पार कर चुकी थी। होटल के काउंटर पर मैनेजर बैठा हुआ था। उन्हें देखकर बोला, होटल बंद होने वाला है, खाना खा लें। आप लोग खूब घूमें। कुशीनगर की जगह है। कुशीनगर जगह ही ऐसी है, वह लोगों को बांध लेती है, लेकिन सबको घूमने की तमीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन सबको घूमने की तमीज नहीं होती। लोग मंदिर छू कर चले आते हैं और कहते हैं अब घूमना हो गया। सब
से अच्छे विदेशी होते हैं। यहाँ कई मंदिरों के लिए ठहरते हैं और एक एक चीज़ ध्यान से देखते हैं। हमारे यहाँ के लोग हड़बड़ी में होते हैं। आप सही कह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी अच्छे सैलानी नहीं हैं। जिस तरह घूमने आते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं होती। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वे बुद्ध के बारे में कितना जानते हैं और समझते हैं। उन्हें इतिहास और भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बस आए और चले गए। सर, आपका खाना तैयार है, रेस्तरां में खाएंगे या कमरे में खाना भिजवा दूं? नहीं, हम लोग रेस्तरां में ही खाएंगे, बस कपड़े बदल ले। सुधा ने नीले रंग की सलवार समीज पहन रखी थी। समीर कुर्ते पजामे में था। नीले रंग की ड्रेस में सुधा का चेहरा खिल रहा था। उसे देखकर समीर को जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां याद आई। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला रंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बिच गुलाबी रंग। समीर को श्रद्धा सर्ग की कमायनी की स्वाभाविक याद आई। सुधा की कमनीयता उसकी खूबी थी। सुधा के बारे में यह सोचते हुए उसके मन में किसी तरह का पाप नहीं था। वह सिर्फ उसका मित्र था। इस सीमा के बाहर वह कुछ नहीं सोचता था। शायद इसी कारण सुधा उसके साथ कुशीनगर आने को तैयार हो गई थी। उन दोनों ने होटल में मनपसंद खाना खाया। थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन यात्रा में जो कुछ हासिल हुआ था वह मूल्यवान था। बहुत सारे यादगार लम्हे उनकी स्मृति में दर्ज थे। समीर ने कहा, सुधा जल्दी सो जाओ, सुबह उठना है। मैं यहाँ की सुबह दिखाना चाहता हूँ। देखना कैसे सूर्य निकलता है, कैसे परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर कलरव करते हैं, कैसे धीरे धीरे कस्बे के दरवाजे खोलते हैं। यह कहते हुए वह काव्यात्मक हो उठा। होटल में वे दोनों अकेले थे। समीर ने कहा, सुधा मैं नीचे सो जाता हूँ, जिसमें तुम्हें कोई असुविधा न हो। नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तुम पर यकीन है। हम सब एक दूसरे को समझते हैं। रात में उन्हें अच्छी सी नींद आई। सुबह उठकर वे शहर पर निकले। वे टहलते हुए सड़क के दूसरे छोर तक पहुंच चुके थे। सड़कें सूनी थी। इक्के दुक्के लोग सैर करते हुए दिखाई दिए। समीर ने एक झाड़ झंकाड़ वाले सूने मकान को देखा। वहाँ खिला हुआ था अज्ञे का जन्म स्थल था। वहाँ कुछ लोग नल पर कुछ लड़के नहा रहे थे। उसने उनसे पूछा, ये अज्ञे कौन थे? लड़कों ने जवाब दिया, ये बौद्ध भिक्षु थे, यहाँ उनका जन्म हुआ था। देखो सुधा, यहाँ के लोग हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अज्ञे को नहीं जानते। उन्हें यह नहीं पता कि अज्ञे के पिता हीरानंद पुरातत्वविद थे। वे कुशीनगर में उत्खनन के उद्देश्य से आए थे। यही उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर के आसपास कई स्नातक विद्यालय हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। यह हमारे समाज की स्थिति है। अज्ञे के साहित्यिक अवदान को कौन भूल सकता है। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। शेखर एक जीवनी नदी के दिए अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यास की रचना की। वे कविता में प्रयोगवाद के जनक थे। तार सप्तक की हिंदी कविता में निर्णायक भूमिका थी। प्रतीक जैसी ऐतिहासिक पत्रिका के संपादन किया, लेकिन लोग उनके जन्म स्थल को भुला दे रहे हैं। वे दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें चाय की तलब थी। वे दुकान पर रुक गए। दुकानदार अंगूठी सुलगा रहा था। समीर ने पूछा, क्या चाय मिलेगी? जरूर बाबू, बस यह अंगूठी जल जाए। आप लोग कहीं बाहर से आए लगते हैं। न, बाहर से नहीं, थोड़ी दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बस इसी जिले के रामपुर कस्बे से आए हैं। वे दुकानदार के पास पड़ी हुई बेंच पर बैठ गए। समीर ने कहा, पूर्वियों को बहुत लटर पटर बात करने की आदत है। वे बाल की खाल निकाल लेते हैं। चाय बहुत उम्मदा बनी थी। वे 2 कप चाय सुड़क गए। सुबह के 8 बज चुके थे। वे नहा धोकर बुद्ध के निर्माण स्थल पर पहुंच चुके थे। कुछ लोग कमल के फूल बेच रहे थे। उपासक बुद्ध को कमल के फूल चढ़ाते हैं।
वियतनामा से आई हुई टोली मंदिर की ओर जा रही थी। वे सब पीले रंग की एक लंबी सी चादर ताने हुए थे। वे उस चादर के नीचे थे। वे बौद्ध लामा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। सब लोग मंत्र बुदबुदा रहे थे। उस टोली में 2 खूबसूरत लड़कियां थी जिनकी सुंदरता अबोध थी। वे टोली के पीछे चल रही थी। समीर ने उनसे फोटो खींचने की आग्रह किया। वे तत्काल राजी हो गई। भाषा का संकट था, इसलिए बातचीत संभव नहीं था। उनका चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था। उनके भीतर उल्लास साफ दिखाई दे रहा था। निर्वाण स्थल में भीड़ थी। बुद्ध प्रतिमा पर चादर चढ़ाई जा रही थी। लोग मंत्र उच्चार कर रहे थे। पूरा स्थल धूप और सुगंध से भरा हुआ था। यह सुबह बीती रात से अलग थी। सुबह के सौंदर्य की अलग आभा थी। निर्वाण स्थल के झरोखे से सूर्य की रोशनी आ रही थी, जिससे बुद्ध का चेहरा दीप्त हो रहा था। बौद्धों की कई टोलियां उपासना के लिए पंक्तिबद्ध थी। उनके चेहरे पर बुद्ध तक पहुंचने की बेचैनी थी। मुख्य स्थल में थोड़ी देर रुकने के बाद वे बाहर आ गए थे। सुबह की चहल पहल बढ़ गई थी। सुबह की धूप गुनगुनी थी। समीर ने सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ स्तूप की तरफ चलते हैं। दोनों ने स्तूप की परिक्रमा की। सुधा ने कहा, बुद्ध से जो चाहो मांग सकती हो। लोक मानता है कि यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, मांगना हो तो तुम बुद्ध से मांगो। क्या मांगोगी? बुद्ध से क्या मांगोगे? पहले तुम बताओ, तुम क्या मांगोगे? यह तुम्हें क्या बताऊं? क्या कुछ गोपनीय है? नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं। मेरा जीवन खुली हुई किताब है। उसमें कोई वर्जित अध्याय नहीं। जब तुम आग्रह कर रही हो तो सुनो। मैं बुद्ध से तुम्हारी खुशी मांगी है। तुम यहाँ भी खुश रहो। यह सुनकर सुधा रोने लगी। बोली, समीर तुम इतने अच्छे क्यों हो? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरे के लिए तुम जान देते हो। अपने लिए सब मांगते हैं सुधा, दूसरों के लिए मांगने का साहस होना चाहिए। तुम मेरे लिए दूसरी नहीं हो। तुम मेरी मित्र हो। मित्रता का दर्जा सबसे ऊपर होता है। सुधा क्या जवाब देती? समीर उसे बात में लाजवाब कर देता है। सुधा ने कहा, ये दोनों दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं जो मुझे तुम्हारी बदौलत मिले। नहीं, ये दिन बुद्ध ने तुम्हारी किस्मत में लिखे थे। बस मैं माध्यम भर था। मैं नियतिवादी नहीं हूँ, लेकिन संयोग पर विश्वास करता हूँ। इस दुनिया में लोग किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, सच है। समीर सुधा से कुछ लेना नहीं, सिर्फ देना चाहता था। उसे सुधा से प्यार नहीं था, जैसा अमूमन लोगों को लड़कियों से हो जाता है। दोस्ती का रिश्ता प्रेम के रिश्ते से बड़ा होता है। शादी ब्याह के बाद प्रेम मर जाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता जीवित रहता है, भले ही उसकी अवधि छोटी क्यों ना हो। सुधा, अब तुमने बुद्ध की यात्रा कर ली है। कल से कॉलेज खुलने वाला है। हमें जीवन समर में उतरना है। कुशीनगर की यात्रा के ये पल भावुकता से भरे हुए थे। समीर की भावुकता उसके भीतर थी, वह प्रकट नहीं होती थी, लेकिन सुधा की भावुकता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। होटल से बाहर निकलकर वे दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। वे रहस्य लोक से विदा हो रहे थे। उनके पीछे एक ध्वनि बज रही थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धन्यवाद प्रिय साथियों, यहीं पर कहानी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।